हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिपॉजिटरी एक्ट 1996। डिपॉजिटरी पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये कैसे आया और किस कारण से आया। तो इसमें यह है कि बिफोर 1992 सिक्योरिटी मार्केट, इसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी थी हमारी फिजिकल फॉर्म में होती थी, पेपर फॉर्मेट में होती थी। और जो सिक्योरिटी थी हमारी, देयर यूज टू बी प्लेस इनसाइड द स्टॉक मार्केट विच वी यूज टू कॉल ट्रेडिंग रिंग। पीपल यूज टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी। जो हमारी सिक्योरिटी थी ये हमारी बाय और सेल कहाँ पे होती थी? एक स्टॉक मार्केट में एक प्लेस था, उसको हम ट्रेडिंग रिंग कहते हैं। वहाँ पर पीपल अपनी सिक्योरिटी को का बेचते थे और ख़रीदते थे फिज़िकल फॉर्म में। तो ये जो मेथड था ये बहुत ही एग्रेसिव मेथड था। तो जो इसको था, सबसे पहले इसको रेगुलेट कौन करता था? कंपनी एक्ट करता था और सैक्रा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता था। तो फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी मार्केट बढ़ गई और लोगों का लोग बाग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। तो उसी के चलते अलग अलग नियम कानून बनने लगे। तो फिर जब अलग अलग एक्ट में बहुत सारे कानून बनने लगे तो उसे गवर्न करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आने लगे। उस टाइम पर हमारे पास ज़्यादा एक्सपर्ट लोग नहीं थे जो ये सब मैनेज कर सके। तो उसी को देखते हुए हमारा सेबी एक्ट 1992 आया। तो जो हमारा सेबी एक्ट 1992 आया, इसमें जो थे हमारे शेयर्स थे वे ट्रेडिशनल हेल्ड किए जाते थे हमारे फिजिकल और पेपर फॉर्मेट में। बट इस मेथड की कुछ वीकनेस थी, जैसे कि हमारा लॉस्ट और थेफ्ट ऑफ सर्टिफिकेट। हमारा सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाता था, गुम जाता था, चोरी कर ले, फोर्ज्ड और फेक सर्टिफिकेट, जाली दस्तावेज। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, किसी शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में भी काफ़ी टाइम लगता था। तो फिर जो कंपनी एक्ट 1956 कहता, तो फिर कंपनी एक्ट 1956 ने कहा कि सिक्योरिटी जो शेयर्स है और सिक्योरिटी है वे हमें इशू करने चाहिए फिजिकल फॉर्म में। बट जो सेबी कहता था वो उसने कहा कि जो हमें शेयर्स और सिक्योरिटी है हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करनी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत सी वीकनेस है, इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसी के देखते हुए, दोनों को देखते हुए हमारा डिपॉजिटरी एक्ट आया हमारा 1996 में। तो जो सबसे पहला हमारा डिपॉजिटरी था वो सेटअप हुआ था हमारा जर्मनी में 1947 में। इसको ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम देख लेते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है। डिपॉजिटरी सिस्टम हमारा एक इंटरमीडिएट के टाइप से होता है। ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। डिपॉजिटरी को हम ऐसे देखते हैं कि जैसे हमारा बैंक है उसको हम डिपॉजिटरी मान लेते हैं, और पार्टिसिपेंट जो उसमें एजेंट होते हैं उसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर हमें अपना बैंक में कोई खाता खुलवाना है तो हम सीधे बैंक के पास न जाके एजेंट के पास जाएंगे, वो हमारा खाता खुलवाएगा। ऐसे ही डिपॉजिटरी को आप समझ सकते हो, ऐसे ही होता है। इसी से रिलेट करके आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देख लेते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है। डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर बाय द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ स्क्रिप्ट टेक प्लेस नॉट थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। डिपॉजिट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर ट्रांसफ़र और सेटलमेंट होती है जो स्क्रिप्ट की, वो ट्रेडिशनल मेथड से ना होके, हमारा जो पुराना मेथड था उसको ना होके, ट्रांसफ़र डीड इन अ फिजिकल डिलीवरी ऑफ स्क्रिप्ट, फिजिकल मोड में होना। इसे ऐसे देखिएगा कि जैसे जो हमारे बैंक में हमारे जो पैसे होते हैं उनको अब आप देख सकते हो कि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो कैश में ना होके जो हमारे पैसे है वे कैश में ना दे के हम किसी को वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफ़र कर दे। ऐसे ही इसमें कह रहा है कि जो हमारे शेयर्स है उसको हम फिजिकल मोड में ना दे के उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड से ट्रांसफ़र कर दे, उसी को हम डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। नया सिस्टम आया है हमारा, बट बाय मीन्स ऑफ ए बुक एंट्री लेजर ऑफ अ सिस्टम। इसमें हम बुक एंट्री के थ्रू अपने शेयर्स को ईजिली सेंड, बाय और सेल कर सकते हैं।
विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के। जैसे हम बैंक में, जैसे हमें कोई शेयर्स नहीं, जैसे हमें कोई अपने पैसे वगैरह का लेन देन करना है, अब हम उसको किसी बिना फिजिकल मूवमेंट के, जैसे कि हम उसको पैसे को कहीं जाके ना दे के उसको ऑनलाइन मोड में ट्रांसफ़र कर दे किसी के अकाउंट में, ऐसे ही शेयर्स का होता है हमारा। अपने शेयर्स को हम फिजिकल फॉर्म में बिना किसी मूवमेंट के ना करके अपना इलेक्ट्रॉनिक वे से उसको ट्रांसफ़र कर दें। दिस सिस्टम रेफर टू स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम, और इस सिस्टम को हम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं। डिपॉजिटरी एक्ट हुआ था हमारा डिमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स सिक्योरिटी, ये हमारा एक्ट में 20 सितंबर 1995 में आ गया था होल इंडिया में। द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 प्रोवाइड अ लीगल बेस फॉर इस्टेब्लिशमेंट इन अ सिक्योरिटी विद, इसका जो बेसिक पर्पस था, बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो हमारा इसका डिपॉजिटरी एक्ट का, वो था हमारा ट्रांसफ़र शेयर्स में स्पीड, एक्यूरेसी और सिक्योरिटी, मतलब जल्दी से जल्दी वो ट्रांसफ़र हो जाए, उसकी एक्यूरेसी, और उस अगर हमारा कोई चीज़, जैसे कि आपके पैसे है, अगर वो बैंक में है तो वो ज़्यादा सेफ है ना, अगर घर पे है तो वो चोरी भी हो सकते हैं, खो भी सकते हैं, और अगर बैंक में है तो वो सेफ रहेंगे। तो ऐसे ही जो हमारे शेयर्स है, अगर हमारे वो डिपॉजिटरी के अंदर सबमिट है तो वो सेफ भी तो रहेंगे ना थोड़े, और अच्छे से उनका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। तो इसका यही बेसिक पर्पस था डिपॉजिटरी एक्ट लाने का, मेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक लिमिटेड फ्रीली ट्रांसफरेबल, और अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए। डीमैटेरियलाइजेशन सिक्योरिटी इन अ डिपॉजिटरी मोड, डीमैटेरियलाइजेशन फिजिकल डीमैटेरियलाइजेशन हम उसे कहते हैं कि हमारे फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब इसके कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं, हमारे डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला है द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अप डिपॉजिटरी एक्ट सो द ट्रांसफर ऑफ ए सिक्योरिटी कुड बी इफेक्टिवली थ्रू बुक एंट्री ओनली इन द लेजर ऑफ द डिपॉजिट विदाउट द फिजिकल मूवमेंट। जिसमें है वो शेयर्स है वो लीगली रजिस्टर है, अगर ट्रांसफ़र करने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो जाएगी। सीधा बुक एंट्री करनी पड़ेगी, और सीधा हमें बुक एंट्री करनी पड़ेगी और उसी के थ्रू हमारे पैसे हमारे अकाउंट में चले जाएंगे या आ जाएंगे, और जहाँ पर भी हमें वो शेयर्स पहुँचाने हैं वहीं पर चले जाएंगे विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट, बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के। सेकंड जो है, ईच डिपॉजिट रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, हर एक डिपॉजिटरी को रजिस्टर होना पड़ता है अंडर द कंपनी एक्ट, एंड आल्सो विद द सेबी अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। डिपॉजिटरी जो है वो रजिस्टर होती है अंडर कंपनी एक्ट, और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होना चाहिए। जब वो रजिस्टर हो जाती है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस मिल जाता है। बिना इस सर्टिफिकेट के कोई भी डिपॉजिटरी नहीं मानी जाएगी। द डिपॉजिटरी जो हमारा नेक्स्ट है, द डिपॉजिट सिस्टम, द इन्वेस्टर हैज़ ऑप्शन टू होल्ड सिक्योरिटी इन फिजिकल और डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। ये इन्वेस्टर की चॉइस होती है कि उसे डीमैटेरियलाइज करनी है या नहीं, अपने शेयर्स को डीमैटेरियलाइज फॉर्म में रखने हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर वो उनको अपने फिजिकल फॉर्म में होल्ड करना चाहता है तो अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रख सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना चाहता है तो डीमैट अकाउंट के थ्रू उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकता है। शेयर्स को हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसी के बाद जो हमारे शेयर्स है वे हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, ईच डिपॉजिटरी विल हैव इट्स एजेंट नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हर डिपॉजिटरी के पास एक एजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हु शैल बी लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी, अ डिपॉजिटरी विल इंटरफेस विद द इन्वेस्टर थ्रू अ सेट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और डीपी तीनों से कनेक्ट होता है कंपनी से जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, लिस्टेड है उसके पास, इन्वेस्टर और डीपी से। जैसे कि कोई कंपनी है वो इंटरेस्टेड है किसी शेयर्स को अपने देने में, और उसके बीच में होगा हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट,
और कोई जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्टेड है कोई शेयर्स को लेने में, तो जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी में सबमिट कर देगी कि भाई हमें अपने शेयर्स को बेचना है। तो कोई इन्वेस्टर आएगा और वो उन शेयर को लेगा, तो वो डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जाएगा, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा। वो कहेगा कि भाई मुझे शेयर चाहिए, तो वो उस कंपनी के शेयर्स उसको दे देगा। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को हम बिचौलवा भी कह सकते हैं, जो बीच का आदमी होता है, ये भी हम कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा है, एन इन्वेस्टर who wants to avail himself to be the security of a depository is required to enter into agreement with the depository through a depository participant, and for he has the option to demat account of a depository। इसमें यह है कि अगर कोई इन्वेस्टर डिपॉजिटरी के थ्रू एग्रीमेंट में आना चाहता है तो उसको डीमैट अकाउंट बनवाना पड़ेगा। बिना डीमैट अकाउंट के हम डिपॉजिटरी में अपने शेयर्स को सबमिट नहीं कर सकते। सबसे पहले जो है हम अपना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमें बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, सबसे पहले हम उनके एजेंट के पास जाएंगे, फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, तो उसके बाद हमारा अकाउंट खुलेगा। उसी के बाद हम अपने जो पैसे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक दूसरे को किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है अपने शेयर्स के लिए। जैसे हम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं पैसों के लिए, ऐसे ही शेयर्स के लिए हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर हम किसी शेयर्स को डिपॉजिटरी के थ्रू लेना चाहते हैं तो हमें डीमैट अकाउंट ज़रूर खुलवाना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो है, जब सिक्योरिटी हेल्ड इन अ डिपॉजिटरी आर फंजिबल। फंजिबल का मतलब होता है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास 500 का नोट है, हमने वो जाके बैंक में जमा करवा दिया, तो फिर जब हम उसको निकलवाने के लिए गए तो बैंक ने हमें 100 के नोट दिए, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकती भाई हमें वही 500 का नोट दो, उसी सीरियल नंबर का नोट दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे 100 के नोट हैं उनकी वैल्यू भी तो वही है ना। तो ऐसे ही जो हमारे शेयर्स होते हैं, जब हम अपने डीमैट अकाउंट में उनको डिपॉजिट करते हैं, उनका सीरियल नंबर कुछ और होता है। उन्हें अगर हमने 100 शेयर्स करे, उन्हें 10-10 करके दे दिए, अगर वे सेम क्लास और सेम वैल्यू के जो हमारे शेयर्स है तो वो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है, द शेयर्स ऑफ द सेम क्लास एंड आइडेंटिकल कैन बी एक्सचेंज वन अनदर। और अगर वे सेम क्लास के नहीं हैं, जैसे कि हमारा कोई प्लॉट है, जैसे हमारा किसी एरिया में कोई प्लॉट है, उसकी सेम वैल्यू है, उसकी वैल्यू है हाई, 100 गज का प्लॉट है, और दूसरे एरिया में 100 गज का प्लॉट, वही प्लॉट, उसकी वैल्यू लो है, तो ऐसे केस में इंटरचेंज नहीं होगा। और जैसे कि दूसरे एरिया में भी वो प्लॉट हमारा 100 गज का इतने ही वैल्यू में है, तो हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना कि भाई तुम ये वाला ले लो। ऐसा ही होगा इसमें भी। शेयर्स को अगर किसी की वैल्यू हाई होगी किसी शेयर्स की, तो वो इंटरचेंज नहीं होगी या फिर लो होगी। अगर वे सेम क्लास के होगी, इनकी सेम वैल्यू होगी, तो वो इंटरचेंज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, द डिपॉजिटरी सिस्टम, द ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी इज ब्यूरिफिकेटेड between register owner and beneficial owner from the security dematerialized. The depository is registered owner in the book of issuing company of the investor। इसमें जो है, जो कंपनी है अपने शेयर्स को कंपनी ने अपने शेयर्स को रजिस्टर करवाया है, वो उसकी डिपॉजिटरी उन्हें बुक एंट्री के थ्रू उसके शेयर्स को ब्यूरिफाइड को बेनिफिशियल ओनर को ट्रांसफ़र कर देगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, कोई रजिस्टर ओनर है, कोई कंपनी है, अपने शेयर्स बेचना चाहती है, और कोई बेनिफिशियल ओनर को हम इन्वेस्टर कहते हैं, जो खरीदना चाहता है। और अगर वो खरीदना चाहता है और उसने उसके शेयर्स ले ले, तो वो बुक एंट्री के थ्रू रजिस्टर ओनर का नाम हटा के, जो कंपनी है उसका नाम हटा के, वहाँ पे बेनिफिशियल ओनर जो उन शेयर्स को ले रहे हैं उनका नाम अपने बुक एंट्री में चढ़ा लेगा। और उसके बाद जो बेनिफिशियल ओनर कंटिन्यूअसली टू एंजॉय ऑल द राइट्स एंड बेनिफिट्स ही इज
सब्जेक्ट ऑल द लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी। और जो बेनिफिशियल ओनर है उन शेयर्स के सभी उसके पास सभी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हो गए, वे सभी राइट्स और लाइबिलिटी उसको एंजॉय कर पाएगा। अगर वो अपने शेयर्स को कहीं बेचना चाहता है तो वो बेच भी सकता है, उसके पास सभी टाइप्स के अधिकार हो गए। ओके, पर उससे पहले उसको डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो उसको बेचना चाहता है फिर वो रजिस्टर ओनर को इन्फॉर्म करेगा। कि अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिपॉजिटरी एक्ट हैज़ डन ऑलवेज विद स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ ए सिक्योरिटी बिकॉज without depository mode all transfer of a security outside the depository mode shall attract the stamp value। इसे इलेक्ट्रॉनिक की वजह से जो स्टैम्प ड्यूटी का झंझट था, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ गया है, स्टैम्प ड्यूटी का झंझट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारा पेपर वर्क हमारा बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। अब इसके जो हमारे फीचर है वे हमने सब अच्छे से पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा आया अब मेन डिपॉजिटरी। अब देख लेते हैं कि हमारा जो डिपॉजिटरी है वो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(2) सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट 1996, अ डिपॉजिटरी मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट। डिपॉजिटरी का मतलब वो होता है अगर कोई कंपनी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगर जो डिपॉजिटरी होता है इसका मतलब होता है अगर कोई कंपनी फॉर्म और रजिस्टर होती है हमारी अंडर कंपनी एक्ट विच हैज़ बीन गारंटीड, उसके पास सर्टिफिकेट हो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो मैंने बताया था अभी, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स में कह सकते हैं डिपॉजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो होल्ड करके रखती है हमारी सिक्योरिटी, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, यूनिट ETC ऑफ द इन्वेस्टर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये हमारी सारी की सारी है जो मैंने सिक्योरिटी अभी बताई, इन सबको हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन रखती है, हमारी डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 लीगल फ्रेमवर्क सेटिंग अप ऑफ डिपॉजिटरी सो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी विल बी इफेक्टिवली थ्रू। जो है हमारा डिपॉजिटरी एक्ट है, इसमें जो है हमारी सिक्योरिटी हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बुक एंट्री के थ्रू, अपने उस बुक एंट्री के थ्रू हमारे उसी में ही पैसे का लेन देन बुक एंट्री के थ्रू हो जाएगा विदाउट किसी फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। उस सिस्टम को हम स्क्रिप्टलेस सिस्टम भी कहते हैं। जो नेक्स्ट है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा सिमिलर, मैंने अभी पहले आपको बहुत देर से बताती आ रही हूँ, जो ये डिपॉजिटरी है RBI के जैसे ही होता है जो सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखता है। प्रोवाइड वेरियस सर्विस रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। डिपॉजिटरी सिक्योरिटी को अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है जो उसमें सिक्योरिटी रखता है अपनी। रेस्पॉन्सिबल टू कीप इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी सेफ। इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो इन्वेस्टर जो उसमें इन्वेस्ट करता है उनकी सिक्योरिटी को वो सेफ रखता है। इन्वेस्टर कुल नॉट डायरेक्टली एक्सेस डिपॉजिटरी। जो इन्वेस्टर होता है वो हमारा डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जाता। जैसे हम हैं, हमें अगर अपना, मैंने आपको पहले बताया था, हमें अपना अकाउंट खुलवाना है तो हम सीधे बैंक में ना जाके एजेंट के पास जाएंगे। तो ऐसे ही अगर कोई शेयर्स को लेने में या देने में इंटरेस्टेड है वो DP के पास जाएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फिर डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा। ये जो हमारा है लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। जो डिपॉजिटरी है हमारा लिंक किसे करता है, कंपनी को और इन्वेस्टर को। जैसे कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को देना चाहती है और इन्वेस्टर कोई लेना चाहता है तो उसके बीच में डिपॉजिटरी ही तो है ना, वो बीच में जो है हमारी, उसको इसके हम जो लिंक को एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई सामान है, जैसे कि हमारे कोई चिप्स वगैरह है तो वे हमारे, हम सीधे उनको फैक्ट्री में से जाके तो नहीं लेंगे ना, वे हम शॉपकीपर के पास जाएंगे। जो हमारा शॉपकीपर बीच का हो गया ना, फैक्ट्री उन्हें शॉपकीपर के पास पहुँचाएगी और हम परचेज़र वहाँ से, हम कस्टमर वहाँ से उसको परचेज़ करेंगे। तो जो बीच का जो वो शॉपकीपर हो ना, उसी को आप डिपॉजिटरी मान लीजिएगा, और जो फैक्ट्री हुई उसको आप कंपनी, और जिसने ख़रीदा उसको इन्वेस्टर। इस टाइप से इसको समझिएगा, ऐसे इसमें होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। तो एट प्रेजेंट जो हमारी 2 डिपॉजिटरी है हमारी इंडिया में, एक तो
SDL और एक CDSL। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है हमारी इंडिया में, वो हमारी NDSL है। तो इसमें सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे बैंक आपके शेयर्स, आपके सारे पैसे बैंक में जमा रखता है, ऐसे ही NSDL और CDSL आपके सभी शेयर्स बॉन्ड सिक्योरिटीज़ ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। इसमें आपको फिज़िकल फॉर्म में, इसमें आप अपने जो शेयर्स है वो फिज़िकल फॉर्म में दोगे, डीमैट अकाउंट बनाओगे उसको आप फिज़िकल फॉर्म में दोगे, कन्वर्ट कर देगा आपकी शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। NDSL और CDSL जो मार्केट को रेगुलेटर जिसको हम सेबी बोलते हैं, उसी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें NDSL जो है हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है हमारा इंडिया में, ये एस्टेब्लिश हुआ था हमारा नवंबर 1996 में। इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में है और ये प्रमोटेड किया गया था IDBI, UTI और NSL, और ये रजिस्टर है अंडर कंपनी एक्ट एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड CDSL, ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था फरवरी 1999 में। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये प्रमोटेड BSE और सेवरल बैंक के द्वारा ये खुला था। CDSL का बहुत ही वाइडर नेटवर्क है। अब देख लेते हैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है हमारी जो डिपॉजिटरी है, वो हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो डिपॉजिटरी सर्विस द्वारा आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले जो इसका सर्विस है ओपनिंग डीमैट अकाउंट, ये हमारा ओपन करवाता है, डीमैट अकाउंट को ओपन करवाता है। सेकंड जो है डीमैटेलाइजेशन, कन्वर्ट फिजिकल सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये हमारी डीमैटेलाइजेशन मतलब कि हमारी कन्वर्ट करता है सिक्योरिटी को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे हम बैंक में अपने पैसे जमा करेंगे, हम फिजिकल फॉर्म में करेंगे, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाते हैं, फिर उसको आप पेटीएम के द्वारा या कैसे भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ऐसे ही इसमें हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ये हमारे डीमैटेलाइजेशन कन्वर्ट कर देगा। रीमैटेलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी बैलेंस होल्ड इन अ बेनिफिशियल ओनर इन अ फिजिकल फॉर्म। रीमैटेलाइजेशन का होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारी सिक्योरिटी है उसको हम कन्वर्ट कर दें फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, उसे हम रीमैटेलाइजेशन कहते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये हमारी मेंटेन करके रखता है रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय अ बेनिफिशियल ओनर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें 4 प्लेयर्स होते हैं डिपॉजिट सिस्टम में। सबसे पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो हमारा लिंक करता है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। सेकंड जो हमारा होता है बेनिफिशियल ओनर, इसी को हम रियल ओनर कहते हैं। और इशूअर जो हमारी कंपनी होती है, इशू सिक्योरिटी जो हमारी इशू करती है, सिक्योरिटी को देती है। तो अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। यूज़ ऑफ ए डिपॉजिट सिस्टम फॉर होल्डिंग, तो इसका डिपॉजिट सर्विस द्वारा आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो जो इसके सबसे पहला बेनिफिट है वो हमारा है सेव टाइम। सेव टाइम हमारा ऐसे हुआ कि हमें कोई भी शेयर्स लेने हैं तो हमें बिना फिजिकल मूवमेंट के हम उसे घर बैठे बैठे उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में जिस किसी को भी ट्रांसफ़र करना हो हम कर सकते हैं इससे। नो पेपर वर्क, आपको पता है इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अगर हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो कुछ लगेगी नहीं। ईजी इन ट्रेडिंग करने में ईजी रहता है। ट्रांसफॉर्मेसी इन ट्रांजेक्शन मतलब पारदर्शिता, इसमें सब खुल के होता है, हमें पता रहता है कि हमने कितना ट्रांसफ़र करा और कितना नहीं करा। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टर नॉट रिक्वायर इन सिक्योरिटी एक्सचेंज, फिजिकल प्रेजेंस इन्वेस्टर की कोई ज़रूरी नहीं होती है। अगर हमें कोई अपनी सिक्योरिटी किसी को देनी है या एक्सचेंज करनी है, सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती। रिस्क ऑफ लॉस एंड मिलिशियस ऑफ सिक्योरिटी क्लासीफाई इज़ एलिमिनेटेड, मतलब इसमें रिस्क जो है वो कम हो गया है अब सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि अब सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। अब जो है हम पढ़ेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में।
तो जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इज द पर्सन थ्रू होम द इन्वेस्टर कोल्ड बेनिफिशियल ऑफ अ सिक्योरिटी अवेल द सिक्योरिटी ऑफ द डिपोजिटरी। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट वो पर्सन होता है जिसके द्वारा जो इन्वेस्टर है वो अवेल करता है सिक्योरिटी डिपोजिटरी से एज पर सेक्शन 2(1)(g) 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन G ऑफ द एक्ट। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब होता है जो रजिस्टर होता है हमारा अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 1A ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एजेंट और इंटरमीडिएरीज ऑफ अ डिपोजिटरी रजिस्टर विद सेबी। जो हमारे एजेंट और इंटरमीडिएरीज होते हैं डिपोजिटरी के वे रजिस्टर होते हैं अंडर विद सेबी। एक्ट लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपोजिटरी, ये हमारा इन्वेस्टर और डिपोजिटरी को लिंक करके रखता है। इट डायरेक्टली डील विद कस्टमर इन्वेस्टर एंड सेंड स्टेटमेंट पीरियडिकली। इन्वेस्टर जो भी ट्रांजेक्शन करता है जैसे शेयर खरीदना, पैसे आना या जाना, वे सारी की सारी जो है डीपी रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट सेंड करता रहेगा पीरियडिकली टाइम पर। इट फंक्शन लाइक अ बैंक, इसके फंक्शन बैंक के जैसे ही होते हैं। हम बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हैं, ऐसे ही जो डिपॉजिटरी है वो हमारा डीमैट अकाउंट खुलवाता है। ये हमारा एक टाइप से एजेंट होता है। फैसिलिटेट डीमैटेलाइजेशन क्रेडिट सिक्योरिटी एंड क्रेडिट मनी। अगर आपको बोनस शेयर मिलते हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, और अगर आपको डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है तो उसे भी क्रेडिट कर देता है। सेटल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक, हमारी ट्रेड्स को इलेक्ट्रॉनिक सेटल कर देता है। हु बिकम डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, कौन कौन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है। सबसे पहले FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFI है, सीनी NBFI है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, रजिस्ट्रार टू इशू शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। अगर आपको DP बनना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है, तो आपको सेबी में या फिर डिपॉजिटरी में अप्लाई करना होगा। DP को अलग से ID आपको उसमें मतलब फॉर्म फिल करना होगा, तभी आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। DP हैज़ यूनिक मेंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, DP को अलग से ID दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हर एक DP को अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट जो है रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर को देख लेते हैं हम क्या होता है। रजिस्टर्ड ओनर इज़ अ डिपोजिटरी हु होल्ड द सिक्योरिटी इन हिज नेम। रजिस्टर्ड ओनर वो होता है जिसकी सिक्योरिटी उसके खुद के नाम पे होती है। हुज नेम एंटर सच इन अ रजिस्टर ऑफ अ इशूअर, उसकी जो नाम होता है रजिस्टर में इशूअर के नाम से होता है। जैसे रजिस्टर्ड ओनर को हम एक टाइप से कंपनी भी कह सकते हैं कि जो कंपनी अपने शेयर्स को डिपॉजिटरी में देती है बेचने के लिए, उसको हम रजिस्टर्ड ओनर कहते हैं। जो बेनिफिशियल ओनर होता है उसको हम मीन्स अ पर्सन हु नेम इज रिकॉर्ड एज पर डिपॉजिटरी एक्ट 2 सबसेक्शन 1। बेनिफिशियल ओनर जो होता है हमारा रियल ओनर होता है सिक्योरिटी का, जो हमारा इसको हम इन्वेस्टर भी कहते हैं। बेनिफिशियल ओनर जैसे कि मैं हूँ, सिक्योरिटी लेना चाहती हूँ तो मैं DP के पास जाऊँगी, वो मुझे सिक्योरिटी देगा रजिस्टर ओनर की, तो उसकी जो है फिर उसके बाद मैंने उस सिक्योरिटी को ले लिया तो उसका जो रियल ओनर है वो मैं बन गई ना, तो बेनिफिशियल ओनर को हम रियल ओनर भी कहते हैं। अब इसके कुछ मेन प्रोविज़न देख लेते हैं हम डिपॉजिटरी एक्ट के। हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 18 और 19 तक। ओके, तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय डिपॉजिटरी, कोई भी डिपॉजिटरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाएगा। वो तब तक जो सेबी है तब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू नहीं करेगी जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि डिपॉजिटरी अपना जो सिस्टम है वो अच्छे से फॉलो करेगा और वह धोखाधड़ी से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को बचा सकता है, जब तक वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। और अगर उसे लगे कि ये कर सकता है मतलब अच्छे से वर्क, तो
तो वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देता है। एग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट, ये हमारा सेक्शन 4 में है, तो इसमें देख लेते हैं। जो हमारा एग्रीमेंट होगा बिटवीन डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट, उसमें हम एक या एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये हमारा अकॉर्डिंग टू बायलॉज होना चाहिए। और उसमें डिपॉजिटरी के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट काम कर सकते हैं एज अ एजेंट। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 5, उसमें है सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी। इसमें सर्विस बताया गया है। जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जाता है, वो पार्टिसिपेंट के थ्रू जाता है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि जो पर्सन डिपॉजिटरी की सर्विस लेना चाहता है तो उसको एक एग्रीमेंट के थ्रू पार्टिसिपेंट के साथ एग्रीमेंट करना होगा ताकि वो डिपॉजिटरी की सर्विस को अवेल कर सके। जो नेक्स्ट है इसका वो है सरेंडर एंड सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 6। जो कोई इन्वेस्टर किसी एग्रीमेंट में एंटर हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कोई एग्रीमेंट में एंटर हो गया तो जो डिपॉजिटरी की सर्विस को लेगा तो वो इसको जो इश्योर है वो अपने शेयर डिपॉजिटरी को दे देगा और वो अपने रिकॉर्ड्स में डिपॉजिटरी के नाम डिपॉजिटरी को एज ए रजिस्टर ओनर मेंशन कर लेगा। और जो उन शेयर को ख़रीदने में इंटरेस्टेड होगा जैसे कि इन्वेस्टर, तो कोई इन्वेस्टर है उसको हम बेनिफिशियल ओनर भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। वो उन शेयर्स को बेनिफिशियल ओनर को दे देगा, वहाँ से रजिस्टर ओनर का नाम हटा के अपने रिकॉर्ड्स में बेनिफिशियल ओनर का नाम मेंशन कर लेगा। जो बेनिफिशियल ओनर है वो उसके पास सभी राइट्स और लायबिलिटीज़ होगी उस शेयर्स के प्रति, वो सभी राइट्स और लायबिलिटीज़ को एंजॉय कर पाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। इसमें वो है हमारा सेक्शन 7, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी विद डिपॉजिटरी। जो भी डिपॉजिटरी को मतलब कि जब भी डिपॉजिटरी को सूचना मिलती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, डिपॉजिटरी ट्रांसफरी का नाम अपने रिकॉर्ड्स में एज अ बेनिफिशियल ओनर चढ़ा देगा। ट्रांसफरी मतलब जिसके पास शेयर चले जाएंगे, इसे हम इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। और अगर बेनिफिशियल ओनर उन सिक्योरिटीज़ को अपनी कस्टडी में रखना चाहता है तो डिपॉजिटरी की ये ड्यूटी बनती है कि वो इश्यूअर को इन्फॉर्म करेगा, तभी उन शेयर्स की कस्टडी वो बेनिफिशियल ओनर को देगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में है कि ऑप्शंस टू रिसीव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और होल्ड सिक्योरिटी विद डिपॉजिटरी। तो इट इज़ अ ऑप्शन ऑफ ए इन्वेस्टर्स कि उसे अपने जो शेयर्स है वो फिज़िकल में चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक। ये कंपलसरी नहीं है कि उसे अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक में ही रखने पड़ेंगे, ये उसकी मर्जी है कि वो अपने शेयर्स फिज़िकल में रखे या फिर फिज़िकल फॉर्म में रखे या फिर डिपॉजिटरी में रखे। जैसे कि ये हमारी इच्छा है कि हम अपने पैसे को कैश में रखें या फिर अपने बैंक में जमा करके रखें। लेकिन अगर कंपनी एक्ट ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो उसे अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही शुरू में अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो अपने शेयर्स को फिज़िकल फॉर्म में रखना चाहता है तो वो उसको रीमेट करवा सकता है। और अगर वो चाहे तो रीमेट कराकर फिज़िकल फॉर्म में लेना चाहे तो उसे फिज़िकल फॉर्म में रख सकता है। तो इसमें यह है कि अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू लाना चाहती है तो उसे अपने शेयर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो चाहे तो उनको रीमेट करा सकता है। ये उसका ऑप्शंस है, वो अगर फिज़िकल फॉर्म में रखना चाहे वो फिज़िकल में रख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक में रखना चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक में रख सकता है। इट्स हर चॉइस। अब सेक्शन 9 पे आ जाते हैं, सिक्योरिटी इन अ डिपॉजिटरी फंजिबल फॉर्म। फंजिबल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो सेम है कि जैसे हमारे पास 500 का नोट है और उसको
हमने बैंक में जमा कर दिया और बैंक वालों ने हमें 100 का नोट दिए, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप हमें वही 500 का नोट उसी सीरियल नंबर का दो, क्योंकि उन दोनों की जो है वैल्यू सेम है। तो ऐसे ही जब हम अपने डिपॉजिटरी में अपने शेयर्स को रखते हैं तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें वही शेयर चाहिए। अगर वो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में उन शेयर्स को दे रहा है, 10-10 करके हमने 100 शेयर्स रखे, तो उनकी वैल्यू वही होगी, सेम वैल्यू होगी, तो वे सेम वैल्यू के शेयर्स हमारे इजीली एक्सचेंजेबल होते हैं। अब हमारा सेक्शन 10 में जो है हमारा राइट्स ऑफ डिपॉजिटरीज एंड बेनिफिशियल ओनर, तो इसमें यह है कि इशूअर के रिकॉर्ड्स में डिपॉजिटरी एज अ रजिस्टर ओनर ज़रूर होगा, पर जो भी शेयर्स रिलेटेड राइट्स है, वोटिंग राइट्स जैसे कि वोटिंग राइट्स, लाइबिलिटी, उन सब के जवाबदेही बेनिफिशियल ओनर होगा। डिपॉजिटरी के पास कोई भी वोटिंग राइट्स और अदर राइट्स नहीं होगा, वो सब बेनिफिशियल ओनर के पास ही होगा। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर अंडर सेक्शन 11। हर एक डिपॉजिटरी को एक अलग से इंडेक्स रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है बेनिफिशियल ओनर का, जिसमें वो बेनिफिशियल ओनर की डिटेल्स को मेंटेन करके रखता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 12, प्लेज एंड हाइपोथिकेशंस ऑफ ए सिक्योरिटी होल्ड इन अ डिपॉजिटरी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे राम है, उसके पास किसी कंपनी के 10 लाख के शेयर्स हैं और वो सोच रहा है कि उसको एक गाड़ी खरीदनी है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो बैंक में जाता है और बैंक वालों से कहता है कि मुझे भाई कुछ थोड़े पैसों की ज़रूरत है, जैसे उसे 5 लाख की ज़रूरत है। तो बैंक वाले लोन देने से पहले कुछ सिक्योरिटी रखते हैं अपने पास। तो वो कहता है कि मेरे पास वैसे तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, बट मेरे पास जो है शेयर्स है 10 लाख के, तो मैं उन्हें गिरवी रख सकता हूँ क्या। मतलब प्लेज एंड हाइपोथिकेशन का मतलब होता है गिरवी रखना। लेकिन अगर किसी को भी अपने शेयर्स को गिरवी रखना है तो उससे पहले उसे डिपॉजिटरी की परमिशन लेनी होगी कि हम ये शेयर्स जो है हम इन्हें गिरवी रख सकते हैं। अगर उसे डिपॉजिटरी से अप्रूवल मिल जाएगा तभी वो अपने शेयर्स को बैंक में एज ए सिक्योरिटी उनको रख सकता है। और जो है डिपॉजिटरी, और जब हम उन्हें गिरवी रख देंगे तो हमें सारी की सारी डिटेल्स हमें डिपॉजिटरी को देनी पड़ेगी और डिपॉजिटरी उन सब डिटेल्स को अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लेगी, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो एज ए एविडेंस उनको यूज़ कर सके। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जो है हमारा सेक्शन 13, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स बाय डिपॉजिटरी एंड इशूअर। जो भी डिपॉजिटरी है उसको इशूअर को कॉन्टिन्यूसली इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी। अगर उसके शेयर्स और सिक्योरिटी को बेनिफिशियल ओनर चेंज हो रहा है, अगर इशूअर की तो चेंज हो रहा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी को इशूअर को देनी पड़ेगी। सिमिलरली ऐसे ही इशूअर को भी रिगार्डिंग द सिक्योरिटी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी को देनी पड़ेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 40, ऑप्शन 2, ऑप्ट आउट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटीज़। अगर बेनिफिशियल ओनर चाहता है कि वो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिटरी की सर्विस अवेल नहीं करना चाहता, उसका लाभ नहीं लेना चाहता, तो वो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर देगा और डिपॉजिटरी भी जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो इशूअर को इन्फॉर्म कर देगा जिसके वे शेयर्स हो गए, जिस कंपनी के जिससे उसने लिए थे, बेनिफिशियल ओनर को दिए थे, उसको इन्फॉर्म कर देगा और एक एप्रोप्रिएट एंट्री मेंटेन कर लेगा अपने रिकॉर्ड्स में। इशूअर जो है आफ्टर गेटिंग इंटीमेशन, सूचना मिलने के 30 दिनों के अंदर वो सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर देगा और सारी जो उसकी फ़ीस और पेमेंट है एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन वो इशू कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी वो इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी टू द बेनिफिशियल ओनर। वो सारे के सारे जो सर्टिफिकेट है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग वो बेनिफिशियल ओनर को प्रोवाइड कर देगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा है डिपॉजिटरी टू इंडेमनिफाई लॉस इन
सर्टेन केस, ये हमारा सेक्शन 16 में है। अगर डिपॉजिटरी को लॉस हो रहा है ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही किसकी वजह से, डिपॉजिटरी को नहीं, अगर बेनिफिशियल ओनर को लॉस हो रहा है ड्यू टू नेग्लिजेंस ओवर डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी की लापरवाही से या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, तो डिपॉजिटरी इंडेमनीफाई, तो डिपॉजिटरी जो है हर्जाना भरेगी या कंपनसेट करेगी उसको। और अगर सिर्फ पार्टिसिपेंट की वजह से लॉस हुआ है तब भी डिपॉजिटरी ही इंडेमनीफाई करेगी, कंपनसेट करेगी, हर्जाना भरेगी। और बाद में डिपॉजिटरी अगर चाहे तो उस लॉस को रिकवर डिपॉजिट पार्टिसिपेंट से रिकवर कर सकती है। जो नेक्स्ट है हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए डिपॉजिटरी, है हमारा सेक्शन 17 में मेंशन है। तो जो सेक्शन 17 है इसमें यह है कि जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशन होगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और इशूअर की, कौन सी सिक्योरिटी डील होगी डिपॉजिटरी के साथ, वो रेगुलेशन में स्पेसिफाई की जाएगी। और कौन सी जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी सिक्योरिटी को, वो सब रजिस्ट्रेशन में क्लियरली स्पेसिफाई की जाएगी। तो अब तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा पावर्स ऑफ सेबी, जो हमारी पावर्स ऑफ सेबी है हमारी वो सेक्शन 18 और सेक्शन 19 में मेंशन की गई है। तो जो सेक्शंस है 18, इसमें क्या है, पावर्स ऑफ बोर्ड्स टू कॉल एंड इंफॉर्मेशन, पावर ऑफ सेबी रिगार्डिंग द डिपॉजिटरी आर डिफाइंड इन सेक्शन 18। जो पावर है, पावर ऑफ सेबी दिया गया है, सेबी अगर किसी डिपॉजिटरी के पास से इंफॉर्मेशन मांगता है वो डिपॉजिटरी को देनी पड़ेगी। और अगर सेबी को लगता है डिपॉजिटरी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो सेबी कभी भी उसके पास जांच पड़ताल कर सकती है। ऐसा अगर उसको ऐसा कुछ भी लगता है कि मार्केट में कोई उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डिपॉजिटरी से क्लैरिफिकेशन मांग सकता है या कॉल एंड इन्फॉर्मेशन के द्वारा भी उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। सेक्शन 18 में मेंशन हुआ है इसे। अब जो है इसमें सेक्शन 19 में पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। सेबी पेनल्टी लगा सकता है डिपॉजिटरी पर अगर वो कोई गलत काम करता है। तो ये पावर सेबी को कहाँ से मिलती है पेनल्टी लगाने की, वो सेक्शन 19 में लिखा हुआ है। कुछ पेनल्टीज देख लेते हैं, जैसे कि फेलियर टू रीएड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, कोई इन्वेस्टर बार बार कंप्लेन कर रहा है, वो डिपॉजिटरी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उस पर भी उसको पेनल्टी लग सकती है। या फिर डिले इन डीमेटलाइजेशन ऑफ इशू सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब किसी ने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, वो अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में करना चाहता है, पर जो है डिपॉजिटरी उसमें काफ़ी टाइम लगा रहा है, डिले कर रहा है, तो तब भी उसको पेनल्टी लगेगी। फेलियर टू रिकंसाइल रिकॉर्ड्स, मार्केट में शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो रही है और डिपॉजिटरी उन ट्रांजैक्शन को अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन नहीं कर रहा है या फिर उन रिकॉर्ड्स में मिस्टेक कर रहा है, उन शेयर्स को कोई परचेज कर रहा है, कोई खरीद रहा है, उन सबको अपने रजिस्टर में मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में भी उसको पेनल्टी लगेगी। फेल एंड कॉम्प्लाई विद डिपॉजिटरी डायरेक्शन, सेबी ने जो भी डायरेक्शंस प्रोवाइड की है डिपॉजिटरी पर वो उसे अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है। फेलियर इन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, सेबी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन डिपॉजिटरी से मांग रही है तो वो उसे अच्छे से उस इन्फॉर्मेशन को नहीं दे रहा है, तो तब भी उसको पेनल्टी लगेगी। तो अब देख लेते हैं वो पेनल्टी कितने लगेगी। जो पेनल्टी का अमाउंट होगा ₹1 लाख ईच डे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फेलियर, जब तक वो फेलियर चलेगा, या फिर 1 करोड़, उसमें जो सा भी लेस होगा। जैसे कि आपने इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि 30 दिन हो गए हम उस फेलियर को करे हुए, तो हमारे 30 लाख हो गए ना, और 1 करोड़, तो इसमें से कौन सा लेस है, 30 लाख कम हुआ ना, तो 30 लाख की हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। जो हमारी पेनल्टी अमाउंट होगी वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी, ना कि सेबी में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सब सेक्शन जे। जो कंसोलिडेटेड फंड है वो हमारा कहा जाता है, उसकी जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड है
एक टाइप से सेंट्रल बैंक का जो ये हमारा लॉकर होता है, तिजोरी होती है। अब सेक्शन 20 देख लेते हैं। इफ़ द डिपोजिटरी और एनी पर्सन रिलेटेड टू द वायलेंस एनी सर्विस ऑफ एक्ट देन इट विल बी कंसिडर एन ऑफेंस इंक्लूडेड द पेमेंट ऑफ ए पेनल्टी। अगर डिपोजिटरी या उसके अंदर का कोई भी पर्सन डिपोजिटरी एक्ट 1996 का अंदर का कोई भी सेक्शन का वायलेंस कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, वो एक अपराध माना जाएगा। या फिर सेबी ने उस पर कोई पेनल्टी लगाई है और वो कोई नहीं भर रहा है तो उसको भी एक अपराध ही माना जाएगा। तो इसकी जो पनिशमेंट होगी वो होगी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन, उसको जेल होगी कम से कम 1 महीने की, और ये हमारी 10 साल तक भी एक्सटेंडेड हो सकती है। और फाइन जो होगा हमारा 25 करोड़ तक होगा। अब अपील। एनी पर्सन एग्रीवेंस बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड मेड मे प्रीफरेंस टू अपील टू द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी बोर्ड के उससे संतुष्ट नहीं है तो वो सेट में अपील, अगर डिपॉजिटरी में कोई बोर्ड की कानून से उससे संतुष्ट नहीं है तो वे सेट के अंदर अपील कर सकता है विद इन द 45 डे। और अगर वो सेट के भी उससे संतुष्ट नहीं है जो उसने फैसला किया है, तो तब वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है विद इन द 60 डे के अंदर। तो सबसे पहले तो इसमें यही है कि अगर वो बोर्ड के उससे नहीं है तो 45 डे, और अगर उससे भी नहीं है तो विद इन द 60 डे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।